तो आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं के इस गणित विषय में। देखिए हम लोग जो है प्रश्नावली मतलब पार्ट एक जो कि आपका बहुपद है उसका प्रश्नावली 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। आपके पास जो बहुपद है उसका शून्यक दिया हुआ है, बहुपद का शून्यक दिया हुआ है लेकिन उसका गुणनखंड के रूप में उसको लिखना है। शून्यक दिए हुए हैं, गुणनखंड के रूप में लिखना है। और हम लोग प्रश्नावली 3 में क्या कर चुके हैं, तो प्रश्नावली 3 में जो आपके पास जो बहुपद था, द्विघाती जो बहुपद था जो दिया था, उसके बीज पद को तोड़ करके यानी कि मध्य पद को तोड़ करके उसका गुणनखंड करना सीखे थे। अब इस बार केवल शून्यक दिया है, तब उसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 4 का। उसमें दिया हुआ है कि आपका ये 3 हो जाएगा और ये 4 दिया है। ये दो संख्याएं दी है कोष्टक के अंदर में, 3 और ये 4। ये जो है क्या है, तो ये जो है आपका द्विघाती जो समीकरण है ना, द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, उसका ये शून्यक है। इस शून्यक से हमें बनाना है गुणनखंड। तो देखिए इसके लिए अपन जस्ट क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे, x लगा लेंगे। यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है तो यहाँ पर ऋणात्मक x माइनस 3 हो जाएगा, इनटू यानी कि गुणा का चिन्ह कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। तो ये उसका उत्तर हो गया। मतलब जो प्रश्न में पूछा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो वो उसका गुणनखंड हो गया। ये पहला प्रश्न। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरह से लिखा है -2 और जो है आपका क्या है -2 एंड -3। इसको जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा ये गुणा का चिन्ह और x प्लस 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो गया। देखिए यहाँ पर धनात्मक, यहाँ पर अगर धनात्मक दिया है तो यहाँ ऋणात्मक लगाइए। ऑलरेडी मतलब पहले से अगर इसमें ऋणात्मक दिया हुआ है तो धनात्मक लगा दीजिए। धन है तो ऋण लगाना है और ऋण है तो धन, तो ये इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो भी कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया है आपका ब्रैकेट में 1/2 और -1/2, तो इसको जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा x माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है मतलब, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/2। तो प्लस वाला है तो माइनस में आया, माइनस वाला ऑलरेडी है ये तो आपका प्लस में आया। तो इस तरह से अपन जो है अगर किसी भी द्विघात समीकरण का शून्यक दिया हुआ है तो उससे हम लोग उसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुपदों का या तो योगफल ज्ञात करना है, मतलब बहुपदों के जो शून्यक होंगे, बहुपदों के जो शून्यक होगा उसका योगफल ज्ञात कीजिए पहले और उसके बाद गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें एक सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखिए वो सूत्र क्या होगा, तो सूत्र 2 सूत्र होता है आपका। पहला हो जाएगा देखो, शून्यकों का योगफल अगर लेंगे तो शून्यकों का जो योगफल होता है इसको अपन दर्शा सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं कि ये इसको अपन लेते भी हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है फार्मूला b/a। तो ये शून्यकों के योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और -b/a क्या है ये भी बाद में बताया जाएगा। दूसरा फार्मूला होगा आपका शून्यकों का गुणनखंड। शून्यकों का जब गुणनखंड करेंगे हम लोग, गुणनखंड पहला तो हो गया आपका योगफल, दूसरा अपन शून्यकों का जब गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा जो है आपका 2 मूल है, अल्फा एक मूल है, दूसरा मूल बीटा है। तो दोनों पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा। तो शून्यकों का जो योगफल हुआ वो हो गया -b/a, और शून्यकों का जो गुणनखंड हुआ वो हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a। तो आपको याद रखना है -b/a और c/a। अब देखिए इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में काम आएगा। तो देखिए इसको अपन मिटा देते हैं। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या दिया है, देखिए उसमें जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जो दिया है अपने बाप, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है x² प्लस
10x प्लस 24 ऐसा करके एक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है ये क्या है आपका एक, ये जो है आपका द्विघाती बहुपद है और इसके शून्यकों का योगफल और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो आपका बहुपद है तो अपन क्या करेंगे, देखिए इसके लिए बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 जो दिया है की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर अपन क्या करेंगे हम लोग इसको, तो ये जो समीकरण है आपका, समीकरण नहीं बोल सकते, बहुपद जो है आपका x² प्लस 10x प्लस 24, इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ax², वहाँ पर 1x², तो a इक्वल टू 1। सिमिलरली b देखोगे तो यहाँ पर देखो bx है, यहाँ पर 10x है, तो b की जगह पर 10 है तो अपन हो जाएगा यहाँ पर 10। लास्ट टर्म देखिए यहाँ पर c है, यहाँ पर 24 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम लोग a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो आपका बहुपद है द्विघाती है, इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का योगफल जो होता है, अभी मैंने फार्मूला बताया था, उसको अपन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी ए लिख सकते हैं अपन, ये सूत्र हो गया। अब देखिए माइनस तो पहले से लगा हुआ है फार्मूला में b/a, और b की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा -10, और a की वैल्यू 1 है तो 10/1, यानी कि जो आपका एक आंसर आया ना -10, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -10। दूसरा इसमें पता करना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, शून्यकों का, ठीक है। तो ये शून्यकों का गुणनखंड ज्ञात करना है आपको, गुणनखंड, शून्यकों का जो गुणनखंड ज्ञात करना है, फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पर आता है c/a। तो देखिए फ़ी की जो वैल्यू है ना वो 24 है, तो 24 रख दिए, और a की वैल्यू 1 है तो ये 1, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो कितना होगा 24। तो इस तरफ ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो अतः अब तो मतलब उत्तर क्या हो गया आपका, अतः जो है शून्यकों का योगफल आपका -10 होगा और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो फिर 24 होगा। तो इस तरफ ये क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन बन गया है। इसको समझ करके आप बाकी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जितना भी क्वेश्चन बचा है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बचा है इसमें, 2, 3, 4 एंड 5, सबका सेम मेथड है सॉल्व करने का, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से जो है इस प्रश्नावली को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो पहला अध्याय है जो कि आपका बहुपद है वो कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरा अध्याय जो है, और उस दूसरे अध्याय का देखिए नाम क्या है। तो दूसरे अध्याय का आपका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं दूसरे अध्याय की ओर। देखो दूसरा अध्याय जो है आपका वो है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का, ये जो अध्याय 2 है आपका, दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण है आपका अध्याय 2। अब देखिए दो चरों से मतलब क्या होते हैं, तो इस पार्ट में जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें दो चर होंगे। चर क्या होते हैं, चर वो होते हैं जिनका मान जो है बदलते रहता है। जैसे एक्स वाई आपका चर है, ए बी सी डी चर है, पी क्यू आर एस चर है, मैंने ए बी सी डी पी क्यू आर एस सब ये क्या आपका चर है। तो ऐसे ही हम लोग समीकरण बनाएंगे जिसमें दो चर रहेंगे, ये तो एक्स रहेगा, वाई रहेगा, फिर ए रहेगा, बी रहेगा, मतलब कुछ भी आपका दो चर हो सकता है। और रैखिक समीकरण का मतलब है कि इन समीकरणों को जब हम लोग इन समीकरणों से हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे, रैखिक का मतलब क्या होता है कि इन समीकरणों की सहायता से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा रेखा के रूप में बनेगा एक, उसको बोलेंगे उसका रैखिक समीकरण। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए आज ये प्रश्नावली 1 पर, मतलब कि पार्ट 2 यानी कि आपका दो चरों का रैखिक जो समीकरण है उसका प्रश्नावली 1 है। देखिए प्रश्नावली 1 में क्या दिया है देख लेते हैं। तो इस तरफ है आपका प्रश्नावली 1, देखिए ये है आपका प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 में क्या लिखा है, तो आपका जो प्रश्नावली 1 है, देखिए जो प्रश्नावली 1 है आपका, प्रश्नावली 1 है, इसमें क्या बोला गया है
कि जो समीकरण दिया है, सॉरी, निम्न कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जो है आपका है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। क्या है आपके पास? तो इस प्रश्न में दो चीज़ है आपका। देखो प्रश्न एक का पहला क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आपके पास दो चीज़ बच है, उसको ध्यान दीजिए आप। दो चीज़ है, एक तो है आपके पास बल्ला है और दूसरा गेंद है। ठीक है, बल्ला है और गेंद है। उसके बाद 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य है 3900 रुपये। साथ ही 1 बल्ला और 2 गेंद है, उसका मूल्य है 1300 रुपये। तो अपने पास दो ही चीज़ है, बल्ला और गेंद। तो हम लोग क्या मानेंगे, देखो माना, देख लीजिए, माना एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये तथा एक जो है एक गेंद का मूल्य y रुपये है। समझ में आइए। देखिए इसमें दो चर हैं, मतलब अब दो चर हो गया इसमें, x और y। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बल्ला और गेंद है, उसमें कुछ उसका प्राइस है। तो अपन मान लेते हैं कि एक जो बल्ला है उसका मूल्य 1 रुपये है, तो और एक गेंद है ना उसका मूल्य y रुपये है। तो बताइए कि जब एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x। और जब एक गेंद का मूल्य है y रुपये तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y, मतलब 6y। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपके पास। देखो प्रश्न में क्या दिया है, 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य और 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का जो मूल्य है वो है आपका कितना है? 6 गेंद का जो मूल्य है वो है आपका 3900। कितना है आपका? 3900। तो सिमिलरली यहाँ पर दिमाग लगाइए, जब एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये है तो एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? तो 3 × x प्लस 6 गेंद का मूल्य पता करना है और एक गेंद का मूल्य है y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6 × y = 3900। इसको जब सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 3x + 6y = 3900। ये समीकरण 1 हो गया, क्योंकि हमें समीकरण ही बनाना है। इसमें क्या करना है आपको? समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये एक समीकरण तो ये बन गया। पुनः देखो पुनः जो है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, फिर से प्रश्न दिया हुआ है कि अगर एक बल्ला और 2 गेंद का मूल्य 1300 है। अब क्या दिया है, एक जो है बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य और साथ में आपके पास है 2 गेंदों का मूल्य, दो गेंदों का मूल्य। इनका कुल मूल्य कितना है? तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न दिया है इनका कुल मूल्य कितना है? 1300 है। कितना है आपका? 1300 रुपये है। तो इसी प्रकार से देखो एक बल्ले का मूल्य यहाँ पर दिया x, तो सिंपल से यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस साइन तो प्लस साइन, 1 × x भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 2 गेंदों का मूल्य पता करना है, एक गेंद का मूल्य y है तो 2 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 × y। टोटल मूल्य कितना है इसको? 1300 रुपीज़ है। तो ये हो जाएगा x + 2y = 1300। ये हो गया समीकरण 2। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें अपन को कुछ अलग से पता नहीं करना है। फिर क्या बनाना है, इस जो प्रश्न दिया है, जो लिखा हुआ है, उसका समीकरण के रूप में बदलना है। तो पहले जो बोला था उसका समीकरण ये हुआ और दूसरी बार जो बोला प्रश्न में उसका मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार से 2 समीकरण जो है बन जाता है। तो ये जो है आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है आपका प्रश्नावली 1 जो है पार्ट 2 का कंप्लीट होता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है उसमें क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 16 और अंतर 8 है। मतलब कोई भी दो संख्या होगा उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 16 आएगा और उनको अगर घटा देंगे तो 8 आएगा। हमें पता नहीं कि वो संख्याएं कौन सी है, तो अपन क्या लेंगे, माना दो संख्याएं कौन से x और y है, तो क्या करेंगे, माना देखिए माना दो संख्याएं ना जिसको जोड़ने से आपका जो आ रहा है, तो माना दो संख्याएं x व y है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहला आपका x है, दूसरा y है। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना है, तो आपका वो है 16। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग कितना है, तो क्या दिया देखो प्रश्न, दो संख्याओं का योग है वो जो है आपका कितना है, 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है, तो दो संख्याएं कौन सी है, x और y मान चुके हैं। माना दो संख्या x और y है तो क्या हो जाएगा, x + y = 16। ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है आपका उनका अंतर 8 है। पुनः प्रश्नानुसार कर सकते हैं, देखो पुनः प्रश्नानुसार, फिर अगर प्रश्नानुसार देखेंगे तो उनका जो है, देखिए लिख लीजिए, सिंपल सा जो दिया है प्रश्न फिर लिखिए, उनका अंतर जो है, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर जो है आपका 8 है। उनका अंतर का मतलब क्या है, x - y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो इस तरफ ये भी प्रश्न आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो तीसरा क्वेश्चन है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब है। ये जो मतलब पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो उसको भी आपको बनाना है, फ्री है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, नरेश ने कहा अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले मेरी आयु, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी। ठीक है, और 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए इसमें आप क्वेश्चन को समझिए, इसमें दो ही मेन रोल है आपका। फर्स्ट है मतलब दो ही व्यक्ति हैं इसमें, एक तो है नरेश और दूसरी है उसकी पुत्री। तो दोनों को आप मान लीजिए कोई भी चीज़, नरेश को मान लीजिए x और पुत्री को मान लीजिए y। ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे, तो सब चीज़ हम लोग जो मानते हैं तो हम लोग वर्तमान से शुरू करते हैं। वर्तमान से शुरू करेंगे तो फ़ायदा ये होगा, फ्यूचर में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे तो प्लस कर देंगे, और अपन जब भूतकाल में जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो वर्तमान आयु से शुरू कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 1 का 3 जो है क्या मान लेंगे, माना नरेश व पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x व y वर्ष है। अपन क्या मान लिए कि जो नरेश है और उसकी जो पुत्री है, उसकी जो वर्तमान आयु है वो क्रमशः x और y है, यानी कि नरेश की आयु है x वर्ष और पुत्री की आयु है y वर्ष। अब प्रश्न को पूछिए। अब क्वेश्चन में दिया है कि 7 साल पहले वाली कहानी है। जो प्रश्न में है वो कहानी किसके बेसिस पर है, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले का मतलब क्या होगा, जब पिता का उम्र 7 साल पहले की बात करेंगे तो पुत्री भी तो 7 साल पहले जाएगा ना। तो देखिए इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, 7 साल पहले क्योंकि जो भी कंडीशन बना है प्रश्न में, जो भी स्थिति बनेगी प्रश्न में वो 7 साल पहले की है। तो सबसे पहले 7 साल पहले निकालो। 7 साल पहले नरेश की आयु, तो जब वर्तमान आयु आपका, जब वर्तमान आयु जो x है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, x - 7 वर्ष, कितना वर्ष रहा होगा। जब 7 साल पहले पिता की आयु के बारे में बात कर रहे हैं तो 7 साल पहले जो है पुत्री की आयु भी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 साल पहले पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु वर्तमान में कितनी है, x है, तो 7 साल पहले y -
7 वर्ष हो जाएगा ये। अब प्रश्न में जो कंडीशन दिया है, शर्तें जो दी गई हैं उसको देखो। तो प्रश्न में क्या कंडीशन है, तो नरेश ने कहा कि 7 साल पहले जो मेरी आयु होगी तुम्हारी आयु की 7 गुना होगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार जो नरेश ने कहा उसके अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि 7 साल पहले जो मेरी आयु होगी, मतलब पिता की जो आयु, 7 साल पहले नरेश ने कहा, तो 7 साल पहले जो है देखो, 7 साल पहले कौन है, ये है नरेश। तो 7 साल पहले नरेश ने कहा, 7 साल पहले नरेश ने कहा कि जो मेरी आयु है ना, जो मेरी आयु है वो तुम्हारी आयु मतलब y-7, तुम्हारी जो आयु है उसकी 7 गुना होगी। समझ में आया? नरेश ने कहा कि 7 साल पहले जो मेरी आयु है वो तुम्हारी आयु की 7 गुना होगी। तो अपन इस तरफ इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका एक समीकरण बन गया, ये एक समीकरण अपन इसको बता सकते हैं कि ये एक समीकरण बन गया। हल कर लीजिए या फिर मत कीजिए, यहीं से एक समीकरण बन जाएगा ये। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या बना है। अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 3 साल बाद, तो 7 साल बाद की कहानी कंप्लीट। अब 3 साल बाद तो क्या हो जाएगा, तब निकालेंगे, फिर से इसी को रिपीट करेंगे। 3 साल बाद, ये 7 साल पहले था, अब 3 साल बाद पुनः देखो, अब फिर से करेंगे। 3 साल बाद नरेश की आयु कितनी हो जाएगी, नरेश की आयु 3 साल बाद नरेश की आयु कितना हो जाएगा, तो पहले x था, अब x + 3 हो जाएगा। और 3 साल बाद जो पुत्री की आयु है, पुत्री की आयु वो हो जाएगी y+3। अब जो कंडीशन है वो इसी पर कंडीशन है, 3 साल बाद की। और क्या हुआ, अब 3, ठीक है, और अब से 3 साल बाद, अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु 3 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद जो है देखो, 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद जो मेरी आयु है, 3 साल बाद जो मेरी आयु है, मतलब कि प्रश्नानुसार लिख लो, प्रश्नानुसार क्या है आपका, 3 साल बाद जो मेरी आयु होगी, 3 साल बाद जो मेरी आयु है, देखो 3 साल बाद जो मेरी आयु है वो तुम्हारी जो आयु है ना, ये तुम्हारी आयु है मतलब पुत्री की जो आयु है उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। तो बस इसमें समीकरण बनाना था, बाकी इसका उत्तर पता नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आएगा, ग्राफ में जो क्वेश्चन आएगा उसका कुछ बेसिक अपन जान लेते हैं। देखिए क्या होगा, बेसिक है। तो देखिए कुछ भी समीकरण बना रहेगा, 2 समीकरण हो गए इसमें। हम मान लीजिए 2x + 4y = मान लेते हैं 10 है, और 3x + 6y = मान लो यहाँ पर कुछ भी है 12 मान लो। ये 2 इक्वेशन है, पहला है और ये दूसरा है। तो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बेसिक बता रहे हैं, अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये 2 टाइप का अपने पास समीकरण है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो जब इन दोनों समीकरणों को हम लोग इन दोनों समीकरणों का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो इनका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ कैसे बनता है वो डिटेल्स में एक दिन बता दिया जाएगा। फिलहाल समझ लीजिए कि देखो यहाँ पर ग्राफ के लिए क्या होता है, ग्राफ के लिए अपने पास ये x की धनात्मक दिशा है, ये x की ऋणात्मक दिशा है, ये y की धनात्मक दिशा है, ये y की ऋणात्मक दिशा है। तो ग्राफ बेसिकली ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखिए ग्राफ मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि देखो अब ये यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, मतलब यहाँ पे एक रेखा बनेगा और यहाँ पे एक रेखा बनेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब शुरू किए ना बनाना, तो वो रेखा आपका ऐसे बना, ये देखो रेखा 1 है। इसके लिए जब रेखा बनाएंगे, एक मान लेते हैं बस ऐसा बना है, क्योंकि ग्राफ बनाना मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, तो कैसे बना वो बाद में देखेंगे। मान लो कि इसका जब हम ग्राफ बनाते यहाँ पर तो ऐसे बनता,
इसका जब ग्राफ बनाते अपन तो देखो अगर ऐसे बन जाता, ये दूसरा नंबर का ग्राफ है, ये पहला ये दूसरा, मतलब ये पहले समीकरण के द्वारा रेखा मिला है क्योंकि पाठ का नाम ही है रैखिक समीकरण, और ये दूसरे ग्राफ के द्वारा आपका रेखा मिला है। अगर ये दोनों रेखाएं किस जहाँ पर भी काटती है ना, मान लो यहाँ पर काटने वाला बिंदु यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मान लो 3 लिखा रहेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1 फिर 2 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये हो गया 1 ये 2 इधर 3 है, तो चेक करोगे यहाँ पे तो इस वाले में 3 है, वहाँ पर भी 3 है, 3 और 3, मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं आपका, जो दोनों रेखाएं हैं पहला और दूसरा, मतलब पहला समीकरण की वजह से जो रेखा बना है वो, और दूसरे समीकरण की वजह से जो रेखा बना है वो, अगर वो दोनों रेखाएं कहीं किसी बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, किसी बिंदु पर अगर काटती हैं, देखो अब इधर से कुछ मतलब नहीं है, समझ में आ गया। तो जब इस तरफ आपको रेखाएं मिल जाएंगी, मतलब दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो ये उसके उत्तर होते हैं, मतलब जहाँ पर काटेगा समीकरण वहीं उसके हल होंगे। तो यहाँ पर बोल सकते, इस ग्राफ को देख के बोल सकते हो कि x का मान यहाँ पर 3 आएगा और y का मान भी देखो, x का मान यहाँ पर 3 आया और यहाँ पे देखोगे ना तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो इस रेखा जो काटे हैं ना, एक दूसरे को रेखा काटा हुआ है, उसको देख करके अपन बता सकते हैं कि ये जो दो रेखाएं हैं वो कहाँ पर कट रही है, तो 3 और 3 पर कट रही है। इसका मतलब ये है कि जो दो समीकरण हैं आपके पास उसके हल क्या है, आपका x बराबर 3 है और y बराबर भी 3 है, ठीक है। यानी दो रेखाएं जहाँ पर कटती है वहीं पर उसके वो उसी कटान बिंदु पर उस समीकरण के, यानी कि उन दोनों समीकरण के हल होते हैं x और y के लिए, ठीक है। और इसको बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है इसको, अद्वितीय हल होता है ये, अद्वितीय हल। मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, तो दो रेखाएं जहाँ पर कटती है, दो रेखाएं जहाँ पर कटती है वहीं उसके मतलब समीकरण के हल होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए एक रेखा ऐसे बना है, दूसरा रेखा ऐसे बना है। देखो पहला का बना है तो यहाँ पर बना, दूसरा का बना है तो यहाँ बना। तो ये दोनों रेखाएं क्या है आपका, समांतर है। यदि पहले समीकरण, यदि दो समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर होती है, ये समांतर है, तो समीकरण के कोई भी हल नहीं होते। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं है। अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो समीकरण के कोई भी हल नहीं होते। पहला क्या था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु ही उन दोनों समीकरणों के हल होते हैं और उसका एक हल होता है अद्वितीय हल। अगर दो रेखाएं आपके पास समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर है, इसका मतलब ये है कि इस समीकरण का, यानी जो जिन समीकरण की सहायता से ये जो रेखा बना है उन दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि दो रेखाएं समांतर है तो उनके कोई भी हल नहीं होते, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ भी मान अपन प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा कंडीशन। देखो पहला था, पहला में आया था, देखो पहला में देखोगे तो कटान बिंदु था, चलिए हटाओ इसको, पहला में था कटान बिंदु और दूसरा में था समांतर रेखाएं। तीसरा जो रेखा है मान लीजिए ऐसा बन गया आपके पास, ये ग्राफ का पेपर है, ये बन गया पहला रेखा और इसी में देखो, इसी में दूसरा भी रेखा बना है, मतलब दोनों रेखा इसी में बना है। पहला रेखा तो है ही इसमें और उसी के ऊपर में दूसरा रेखा भी है, ठीक है, पहला रेखा और दूसरा रेखा। तो इसको बोलते क्या है बेसिक, इसको देखिए बोलती क्या है, समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं, ये होता है समपाती रेखाएं। जब एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा आ जाती है बराबर तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। और इसके समीकरण के अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल, अनेक हल बोल सकते हो या फिर अनंत हल, अनंत हल। तो ये समझना है आपको, अगर दो रेखाएं कहीं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसके कटान बिंदु ही समीकरण के क्या होते हैं, हल होते हैं। यदि दो रेखाएं समांतर जा रही हैं तो उस समीकरण के कोई भी हल नहीं होते। तीसरा है, यदि दो रेखाएं समपाती हैं, यानी कि एक के ऊपर में दूसरा बना हुआ है, तो उस समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये अगर तीनों समझ में आया होगा तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली एक का जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन।
तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखो बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, बुक निकाल लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में जो दिया है आपके पास, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, समीकरण दिया है आपका 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई, सॉरी देखिए समीकरण शुरू से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का समीकरण है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों के देखो ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ को आप देखोगे ना, तो ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, दोनों जो रेखाएं हैं वो 2, 3 पर कटती हैं। ग्राफ को अगर देखोगे आप तो दोनों रेखाएं जो आपका 2 और 3 पर कटती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कटेगा ये। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपका ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो इफ यहाँ पर देखो कट रहा है 2 और 3 पर, तो क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 2 होगा और y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर x 2 पर है कटा है और y 3 पर कटा है, तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x। तो देखो ये तो आपका रेखा जो है ना, ये क्या है, आपका कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। तो जब कटान बिंदु प्राप्त हुआ है तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। क्या लिखेंगे, खाली स्थान में पहले अद्वितीय हल है, वहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल है और समीकरण के मान क्या होंगे, तो समीकरण के क्या मान होंगे, तो x की जगह पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर x और y के मान होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि x का मान 2 है और y का मान कितना है, 3 है। तो इस तरह से इसको अपन जो है बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो देखो आपको मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है उसमें देखिए इसमें भी आपके पास 2 समीकरण है। पहला समीकरण है आपका 3x + 6y = 15 और दूसरा समीकरण है आपका x + 2y = 5। अब देखिए यहाँ पर 2 समीकरण तो है, बट यहाँ पर देखिए एक ही रेखा बना हुआ है। तो देखिए ये जो 3x + 6y = 15 है उसका रेखा भी इसी में बना हुआ है, और दूसरा जो समीकरण है आपका x + 2y = 5 उसका भी जो रेखा है वो इसी के ऊपर में बना हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया, मतलब कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो समपाती है, मतलब एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा है। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जब एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा होती है तो समीकरण के अनंत हल होते हैं, यानी कि अनेक हल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण के अनेक हल हैं और x व y के मान होंगे। तो x और y के मान बहुत सारा लिख सकते हो आप, देखो 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। x के मान आपका 1, 3, 5 भी हो सकता है और 2 का मान 2, 1, 0 हो सकता है। तो x y के मान बहुत सारे लिख सकते हैं, तो वहाँ पर लिख लेना आप x = 1, 3, 5 और y = 2, 1, 0 और डॉट डॉट, क्योंकि बहुत सारे मान उसके हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो देखिए कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 2 समीकरण देख लीजिए। यहाँ पर आपका 2 समीकरण है -4x + 6y = 3 और 2x - 3y = 5। अब इसका देखिए इस वाले का समीकरण देखोगे आप, पहले वाले का तो देखो यहाँ पर बना है, ये पहले वाले का समीकरण का रेखा है, और जो नीचे में जो ये समीकरण दिया है उसका रेखा यहाँ पर बना है, और जो दोनों रेखाएं वो आपस में समांतर है, कहीं पर काटती नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने बताया था आपको कि यदि 2 रेखाएं समांतर है तो समीकरण के कोई भी हल नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं है। x y के मान क्या होंगे, तो x y के मान क्या होंगे, संभव नहीं है, मतलब कोई सभी मान x और y के मान संभव नहीं है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं रहेगा और x और y के मान संभव नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का है। 10 नंबर में देखोगे आप तो यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है। पहले समीकरण का जो रेखा है वो देखिए, पहला समीकरण यानी x + 2y है उसका रेखा बना है, देखिए यहाँ पर बना है, और जो दूसरा समीकरण है 4x + 3y उसका रेखा यहाँ पर बना हुआ है। अब ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काटती हैं तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कटान बिंदु प्राप्त हो चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अद्वितीय हल है। क्या हो जाएगा यहाँ पर अद्वितीय हल है होगा, x और y के मान होंगे। तो x यहाँ पर देखिए जहाँ पर कटता है वहीं पर देखते हैं,
तो x का मान -1 है और y का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 एंड 2 होंगे। तो इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसे अपन जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको होमवर्क जो है भेज दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं।